16 नंबर, एक ही स्थान से तीन लोग एक साथ निकलते हैं, उनके कदम क्रमशः 63, 70 और 77 सेंटीमीटर मापते हैं। प्रत्येक को न्यूनतम दूरी तय करनी चाहिए ताकि सभी पूर्ण चरणों में दूरी को कवर कर सकें। तो 63, 70 और 77 पे नापते हैं, मतलब इनका अगर हम लोग एलसीएम ले लें तो मालूम चल जाएगा अपना आंसर। क्यों? क्योंकि न्यूनतम दूरी तय करने के लिए ताकि सभी पूर्ण चरणों में दूरी को तय करें, पूर्ण चरणों में पूछा है तो इनका एलसीएम हम लोग निकाल लेते हैं। कितना आएगा एलसीएम पे? क्योंकि 77 है, इस पे 11 और 7 होता है, तो मतलब 11 का मल्टीपल आएगा एलसीएम में। और 11 का मल्टीपल अगर हम लोग ऑप्शन पे चेक करें तो 9 6 9 3 12 ये नहीं है। यहाँ से चेक करें 3 9 6 15 12 आ जाएगा, ये भी नहीं है। 0 9 आ गया और 6 5 11 2 आएगा, ये भी नहीं है। इसको चेक करें 9 और 6 3 9, ये अपना है मल्टीपल 11 का, तो सी अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। या तो आप लोग पूरा एलसीएम निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक आदमी अपनी कार से एक निश्चित दूरी तय करता है यदि वह अपनी गति में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करता है। तो इस क्वेश्चन को भी, इस तरह के क्वेश्चन को भी हम लोग पीछे करा चुके हैं। तो आज की क्लास पे बहुत बहुत बेहतरीन क्वेश्चन हम लोग लेके आए हैं। इस क्वेश्चन को देखिए क्या बोल रहा है। आदमी अपनी कार से एक निश्चित दूरी तय करता है, मान लिया उसकी स्पीड यस रही होगी, टाइम उसे टी लगा होगा। हमें दूरी निकालनी है तो मतलब यस डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। हमें यस और टी मालूम चल जाए तो हमें डिस्टेंस मालूम चल जाएगी कितनी कवर की है। अब आगे क्वेश्चन ने क्या बोला, यदि वह अपनी गति में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करता है, एस प्लस 10 कर दिया तो क्या हुआ, तो उसे 1 घंटा कम समय लगेगा, उसे टी माइनस 1 लगेगा। अब आगे क्या बोला, लेकिन वह अपनी गति को 10 किलोमीटर प्रति घंटा से और बढ़ा दे, मतलब अब यस प्लस 20 कर दे, तब क्या होगा, बढ़ा दे तो वह 45 मिनट और कम समय लेगा, मतलब टी से अब माइनस 105 हो जाएगा। अगर इसे मिनट में लिखें, इसको भी 60 कर दें हम लोग। अगर पहले 1 घंटा कम ले रहा था तो अब 45 मिनट और कम लेगा, मतलब 105 मिनट कम लेगा। अब अल्फा बाई बीटा निकालें। पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कैसे अल्फा बाई बीटा निकालना है। 20 लिखेंगे अपॉन पे 10 लिखेंगे, 20 अपॉन 10, और ये अल्फा बीटा क्या निकालना है, ये अपना स्पीड का रेशियो निकालना है। इनटू अब टाइम का अपोजिट वाले लिखेंगे, यहाँ से 60 आ गया, यहाँ से 105 आ गया, तो इनका रेशियो कितना आ गया, 5 से काटेंगे अगर तो यहाँ से आ गया 2, या 15 से काट दें, 15 चौको 60, 15 सत्ते 105, 8 और 7 के रेशियो पे आ गया स्पीड का रेशियो। तो अगर यहाँ पे 8 यूनिट है, यहाँ पे 7 यूनिट है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 10 बढ़ा है तो 10 है। तो मतलब पहले कितना था, 80 यूनिट, 80 यूनिट नहीं, अब सीधा 1 यूनिट की वैल्यू 10 है, तो अब 8 की वैल्यू 80 आ गई, मतलब 80 kmph यहाँ पे स्पीड है। तो यहाँ पे कितनी बचेगी 70, यहाँ पे कितनी बचेगी 60, 60 kmph उसकी स्पीड आ गई। अब हमें टाइम पे वर्क करना है, क्यों, स्पीड का रेशियो 8/7 है तो टाइम का रेशियो 7/8 हो जाएगा, अपोजिट होता है क्योंकि डिस्टेंस अपनी कांस्टेंट है। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आई, 45 मिनट। तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल के आई, 45 मिनट 90, 9 चौको 36, 360 मिनट। अगर यहाँ पे इतनी टोटल वैल्यू 360 के बराबर है तो टी की कितनी वैल्यू आएगी, 360 मतलब 6 घंटे, और 6 घंटे यहाँ पे है तो कोई वैल्यू आई है 1 घंटे कम करके, तो एक्चुअल में वहाँ कितनी रही होगी 7 घंटे। तो टाइम हमें मालूम चल गया, यहाँ से 7 घंटे, स्पीड थी 60 मिनट 60 kmph की, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है 60, टाइम है 7 घंटे, इतना आंसर आ गया 420 किलोमीटर। सी अपना करेक्ट हो जाएगा। तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोगों ने डाले हैं इसमें, और बहुत अच्छा तरीका भी बताया जिससे आप लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर, एक लेनदेन में एक घर और एक दुकान प्रत्येक 1 लाख रुपए में बेची गई। घर की बिक्री के परिणाम स्वरूप 20% की हानि हुई, जबकि दुकान की बिक्री 20% लाभ में हुई। तो पूरे लेनदेन में परिणाम स्वरूप क्या होगा, पहले का पहले हम लोग चेक करें, सीपी एक तरफ लिख लें, एक तरफ एसपी लिख लें। क्या हुआ है कि घर की बिक्री के परिणाम स्वरूप 20% की हानि हुई है, और दूसरे पे क्या हुआ है 20% का लाभ हुआ है। और दूसरे पे अगर 100 सीपी रहा होगा तो 20% का लाभ हुआ है, मतलब 120 पे बेचा गया होगा।
और सी दोनों का एसपी बराबर है, क्योंकि क्या क्वेश्चन है बोला, प्रत्येक 1 लाख रुपए में बेची गई, मतलब ये भी 120 यूनिट पे बेची गई होगी। लेकिन इसमें क्या हुआ था, 120 रुपए की हानि हुई थी, तो मतलब इसका सीपी कितना रहा होगा, 150 का। तभी तो 20% की हानि, 15 दुनाई 30 करेंगे तो 120 आएगा। तो हमें सीपी दोनों के मालूम चल गए, दोनों के एसपी मालूम चल गए। टोटल उसका सीपी कितना आ गया, 250। टोटल एसपी उसका कितना आ गया, 240। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है कि प्रत्येक 1 लाख रुपए में बेची गई, मतलब टोटल कितने पे बेची गई होगी, दोनों को मिला के 2 लाख में। हमारे अकॉर्डिंग 10 रुपए का नुकसान हुआ है, -10 का, क्योंकि सीपी ज्यादा है एसपी कम है, 10 रुपए का नुकसान हुआ है, या 10 यूनिट का नुकसान हुआ है। और एसपी की वैल्यू क्वेश्चन ने दी है, देखिए 1 लाख रुपए प्रत्येक, तो एसपी अपना कितना था, 240 टोटल, 240 इंटू, अब एसपी की वैल्यू कितनी दी है, 2 लाख, टोटल मिला के 2 लाख दी है ना, प्रत्येक 1 लाख पर, तो 2 लाख है टोटल, 2 लाख लिख लिया। 0 0 कैंसिल हो गया, ये आ गया 1/12 लाख का उसको नुकसान होगा। डी अपना करेक्ट हो जाएगा, 18 का डी। नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर। ए के वेतन और बी के वेतन का अनुपात इतना है। ए और बी के वेतन का अनुपात कितना है इनकम का, 4:5, 4:5 हो गया। ए के वेतन में 10% की वृद्धि हुई और बी के वेतन में 20% की वृद्धि हुई, तो ए में 10% की वृद्धि करके कितना आ जाएगा, 4.4, और बी के वेतन में 20% की वृद्धि कितना आ जाएगा, 6। अब इनका रेशियो ये आ गया। अब ए के वेतन और बी का यही अनुपात पूछा था, दशमलव बटाए 0 यहाँ पे कर दिया, 4 से डिवाइड करेंगे, 11 यहाँ पे आ गया और यहाँ पे 15 आ गया, 11:15 उसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, 19 का डी। नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर। यदि केले के मूल्य में 30% की वृद्धि की जाती है तो एक व्यक्ति को अपने उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए ताकि वह समान रहे। देखते हैं, यदि एक केले के मूल्य में 30% की वृद्धि होती, एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी। अब क्या हो रहा है, केले के मूल्य में 30% की वृद्धि हो रही है, मतलब 10 से 13 हो रहा है प्राइस। अब तो एक व्यक्ति को अपने उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए ताकि वह समान रहे। अब अपने देखो, क्वेश्चन ने बोला उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि वह समान रहे, वह अपना पूरा इक्वल रखना है, अगर पहले 1 था तो अब भी 1 रखना है व्यय को। अब क्या करना है, अपने को क्वांटिटी में, एक व्यक्ति को अब उसके उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए, तो वृद्धि नहीं करनी पड़ेगी, उसको कम करना पड़ेगा, क्योंकि वृद्धि अगर प्राइस पे वृद्धि हो गई और क्वांटिटी हमें कम, प्राइस हमने बढ़ा दिया तो क्वांटिटी हमें कम करना पड़ेगा, तभी एक्सपेंडिचर अपना व्यय बराबर रहेगा। तो ये यहाँ पे वृद्धि नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए कम करना पड़ेगा। तो 10/13 कर दें तब अपना 1 हो जाएगा। अगर क्वांटिटी को 13 पहली रही होगी, 10 अब कर दें तो अपनी 13 कैंसिल हो जाएंगे, 10 कैंसिल हो जाएंगे, 1/1 आ जाएगा। तो 13 से 10 कर देना है हमें क्वांटिटी को। तो हमें क्या पूछा था कि वह समान रहे, तो कितना कम करना पड़ेगा, 3, और पहले कितनी थी 13 इंटू 100, इतने परसेंट की हमें कमी करनी पड़ेगी। तो 300 भाग देंगे 13 का, कितना आएगा, 13 दूना 26, 10 में 6 गया 4, 0, 13 ते 39, मतलब 23.07% की कमी हमें करनी पड़ेगी। तो वृद्धि नहीं करना है, यहाँ पे डाउन करना है, कमी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर। पी और क्यू क्रमशः 1400 और 1800 के साथ एक निवेश शुरू कर रहे हैं। तो पी और क्यू का इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना है, 14 और 18, मतलब 7 और 9 के अनुपात में है। फिर आगे क्वेश्चन ने क्या बोला, वे लाभ के आधे हिस्से को व्यवसाय के संचालन के लिए रखते हैं और शेष हिस्से को अपने निवेश के अनुपात में बांट लेते हैं। ठीक है, यदि लाभ में उनके हिस्सों का अंतर 47 का है तो कुल लाभ निकालना है। तो 9 और 7, देखिए इन्वेस्टमेंट इतना है क्योंकि टाइम भी उनका बराबर का है, तो यही अपना प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। क्यों, इस पे 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम होता है, तो प्रॉफिट का रेशियो 7:1 आ गया, 7:9 आ गया। इसकी टोटल वैल्यू कितनी है, 16 यूनिट। ठीक, 7 और 9 का टोटल 16 यूनिट है। अब क्वेश्चन ने क्या बोला था, वे लाभ के आधे हिस्से को व्यवसाय के संचालन के लिए रखते हैं और शेष हिस्से को अपने निवेश के अनुपात में बांट लेते हैं। तो शेष हिस्से को तो उन्होंने निवेश के अनुपात में 7 और 9 पे बांट लिया,
लेकिन इसके बाद ये तो आधा हिस्सा था ना, तो अभी उनके पास आधा हिस्सा जो संचालन के लिए दिए थे वह बाकी था। तो टोटल लाभ उनको कितना हो रहा था, 32 यूनिट का। अब क्वेश्चन ने क्या बोला, यदि लाभ में उनके हिस्सों का अंतर 47 है, मतलब इनकी इनकी वैल्यू डिफरेंस कितने का, 2 का हमारे अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 47 का है। तो कुल लाभ निकालना है, कुल लाभ अपना कितना आया 32 यूनिट, और 2 की वैल्यू क्वेश्चन ने कितनी दी है 47। 2 से यहाँ से करेंगे 16 आ जाएगा, 16 का मल्टीप्लाई 47 पे करते हैं कितना आएगा, 16 सत्ते 112, लास्ट में 2 आएगा, अपना ए करेक्ट हो जाएगा, 21 का ये हो गया। 22 नंबर देखते हैं, में इकाई का अंक निकालना है। इकाई का अंक निकालना है तो पहले से 2 लिख लिया, लास्ट वाले से इस देखिए यहाँ से 2 उठाएंगे, यहाँ से 1 उठाएंगे, यहाँ से 2 उठाएंगे, यहाँ से 6 उठाएंगे, बस इकाई का अंक हमें मालूम चल जाएगा। तो 2 गुणे 1 गुणे 2 गुणे 6 करते हैं, कितनी आएगी वैल्यू, 4 छंग 24, लास्ट में 4 आएगा, बी करेक्ट हो गया। 23 नंबर देखते हैं, 30 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। इसका अनुपात 2:3 बनाने के लिए और कितना पानी मिलाया जाना चाहिए, तो 7:3 पहले है, और अब हमें बनाना कितना है 2:3, और इसमें कितना पानी मिलाना है, देखिए मिल्क और वाटर का था, पानी मिलाना है प्लस ऐड करना है वाटर, लेकिन मिल्क में हमें कुछ नहीं करना है, तो मिल्क का रेशियो हम लोग यहाँ से इक्वल कर लें मिल्क की यूनिट। तो अगर इक्वल करेंगे तो यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ से 3 का, यहाँ से 7 का मल्टीप्लाई कर दें, इक्वल हो जाएंगी वैल्यू। करते हैं, ऊपर वाले पे कितना आ जाएगा 14 और 6, नीचे वाले पे कितना आ जाएगा 14 और 21। अब क्वेश्चन ने क्या बोला, कितना पानी मिला जाना चाहिए, तो हमारे अकॉर्डिंग 15 यूनिट मिलाना चाहिए, और 30 लीटर मिश्रण था पहले, तो मतलब 14 6 20 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन ने दी है। तो जो पूछा गया ऊपर बताया गया नीचे इंटू वैल्यू 30, कितना आ जाएगा 45/2, मतलब 22.5। 23 का सी सही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर, एक ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा कर रही है और एक प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार करती है। तो पहले इस लाइन से हम लोग चेक करते हैं, ट्रेन की लेंथ हमने मान लिया यल, और वह कितने इस 12 सेकंड में पार कर रही है, 12 सेकंड में पार कर रही है, और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है उसकी, 36 गुणे 5/18 ये आ गया। जब एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही थी, तो अगर यल ट्रेन की है तो प्लेटफॉर्म की हमने मान लिया पी लेंथ, एल लेंथ, यल लेंथ मान लिया हमने ट्रेन की, पी मान लिया प्लेटफॉर्म की, तो यल प्लस पी डिस्टेंस कवर करनी है उसको, और स्पीड उसकी 36 गुणे 5/18 आ जाएगी मीटर पर सेकंड, और 12 सेकंड लगे। तो यहाँ से एल प्लस पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एल प्लस पी की वैल्यू आ जाएगी 180, 5 दूना 10, 120 आ जाएगा। एल प्लस पी की वैल्यू 120 आ गई। अब आगे क्वेश्चन ने क्या बोला, यदि व्यक्ति विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है तो उसी गति से यह एक व्यक्ति को 6 सेकंड में पार करती है। तो अब क्योंकि ये केवल बंदा चल रहा था, तो हमें ट्रेन की लेंथ केवल उसको पूरी करवानी है, तो ट्रेन की लेंथ यल हमने मानी थी, और विपरीत दिशा में चल रहा है, अब उनकी दूरियां जुड़ जाएंगी, तो 36 + 9 हो जाएगा, और इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे 5/18 आ गया। अब ये कितने टाइम लेता है, 6 सेकंड लेता है। तो L/45 गुणे 5/18 बराबर है 6 के। और आगे सॉल्व करते हैं, 9 दूना 18, 9 × 45, L बराबर कितना आ जाएगा 25 गुणे 6/2, 3। L की वैल्यू कितनी आ गई 75। एल की वैल्यू ट्रेन वाली कितनी है, यल हमने माना था ट्रेन वाले को, तो ट्रेन तो आ गई अपनी 75 की, और ए ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया। और प्लेटफॉर्म की पूछी है तो 75 120 पे 75 को माइनस कर देते हैं, वैल्यू कितनी आ जाएगी 45। ए ऑप्शन अपना करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर, एक विद्यार्थी के 8 विषयों का औसत 87 है, उनमें से अधिकतम संख्या दूसरे अधिकतम की तुलना में 10 अधिक है, उनमें से अधिकतम संख्या दूसरे अधिकतम की तुलना से 10 अधिक है। यदि इन दोनों विषयों को हटा दिया जाए तो शेष विषयों का औसत 85 है, तो उनके द्वारा अर्जित अधिकतम अंक क्या है। अब हम इस पे एलिगेशन हम लोग लगा दे रहे हैं। कैसे, एक विद्यार्थी 8 विषयों का औसत 87 है, उसका रिजल्टेंट औसत कितना है 87 का,
उनमें से अधिकतम संख्या दूसरे अधिकतम की तुलना में 10 अधिक है यदि इन दोनों विषयों को हटा दिया जाए। मतलब दो विषय अगर इधर हैं तो छह यहाँ पे बची हैं, मतलब 1 और 3 के रेशियो पे हैं। तब क्या हो रहा है, तो शेष विषयों का औसत 85 है, यहाँ पे बचा 85, क्योंकि अपनी शेष 6 बची थी, 6 का औसत 85 था। तो अब अगर हम लोग एलिगेशन लगाएं तो 87 पे जब 85 घटाएंगे वैल्यू आएगी 2। और अगर हम लोग इसको कैंसिल ना करें, 2 और 6 पे लिखा रहने दें तो हमें गुणा भी नहीं करना पड़ेगा, 2 और 6 के अनुपात में थे। तो 87 पे 85 घटाएंगे आया वैल्यू 2। 2 यूनिट की वैल्यू 2 है तो 6 यूनिट की वैल्यू 6 रहेगी। 6 इस पे जोड़ते हैं, 87 6 93 आ जाएगा। मतलब वो जो दो संख्याएं हटाई गई हैं, दो विषयों के नंबर जो हटाए गए हैं उनका औसत 93 है। तो 93 गुणे 2 मतलब उनका टोटल वैल्यू कितनी है, टोटल वैल्यू, ये तो अपना एवरेज था 93, टोटल वैल्यू उनकी कितनी हो जाएगी, दो तीन 6 दूना 18 186। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है कि उनमें से अधिकतम संख्या दूसरे अधिकतम की तुलना में 10 अधिक है। मतलब अगर दूसरे अधिकतम को x मान लें तो उससे जो अधिकतम वाली है x प्लस 10 हो जाएगी, इनकी वैल्यू है 186। और क्वेश्चन ने बोला है क्या, तो उनके द्वारा अर्जित अधिकतम अंक कितने हैं। तो 2x बराबर कितना आ जाएगा 176। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16, x बराबर आ गया 88। और ये आ गया x, हमने किसको माना था, सेकंड वाले को, अधिकतम से कम वाले को। x प्लस 10 अपनी हाईएस्ट है, तो 88 प्लस 10 करेंगे वैल्यू कितनी आ जाएगी 98। यही उसके अधिकतम अंक हो जाएंगे। 25 का बी। नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर। एक व्यक्ति ने दो वस्तुओं में प्रत्येक को 2530 रुपए में बेचा है। ठीक है, पहली वस्तु पर उससे 37.5% लाभ प्राप्त होता है, लेकिन उसने दूसरी वस्तु को इस तरह से बेचा कि कुल मिलाकर उसे कोई लाभ या हानि नहीं होगी। तो दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य के बीच का अंतर क्या है, ये हमें निकालना है। तो 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/8। तो अगर हम लोग पहली वस्तु पर अभी फोकस करें, सीपी और एसपी लिखें एक तरफ, तो अगर सीपी उसका 8 रहा होगा, क्योंकि 37.5% का लाभ है, तो 8 रहा होगा सीपी, तो उसका एसपी कितना हो जाएगा, गिर है। अब आगे क्वेश्चन ने क्या बोला, दूसरे को वस्तु को इस तरह से बेचा कि कुल मिलाकर उससे कोई लाभ या हानि ना हो। और पहली लाइन में क्या बोला कि प्रत्येक को 2530 में बेचना, मतलब अगर पहले को 11 यूनिट पे बेचा तो दूसरे को भी 11 यूनिट पे बेचना पड़ेगा। तो टोटल एसपी कितना आ गया 22। अब अगर कोई लाभ या हानि नहीं होनी है तो सीपी को भी 22 होना पड़ेगा। अगर सीपी को 22 होना पड़ेगा तो सेकंड का सीपी कितना आ जाएगा 14, क्योंकि पहले का 8 था, सेकंड का आ गया 14। अब हम इसको चाहिए क्या, प्रत्येक क्रय मूल्य के बीच का अंतर, दोनों के क्रय मूल्य के बीच का अंतर चाहिए। तो हमारे अकॉर्डिंग कितने का है, 6 यूनिट का। 6 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन ने पूछी है, तो जो पूछा गया ऊपर और बताया कि इसकी वैल्यू गई, एक व्यक्ति ने दो वस्तुओं में प्रत्येक को 2530 पे बेचा है, मतलब 11 यूनिट की वैल्यू दी है। 22 यूनिट की वैल्यू नहीं दी है, टोटल वैल्यू नहीं दी है, 11 यूनिट की वैल्यू दी है, प्रत्येक को बेचा गया था। तो 11 गुणे 2530 कर देते हैं वैल्यूज की, 11 से इसको डिवाइड करते हैं, 2 3 0 आ गया। अब वैल्यू कितनी आ गई 1380। ऑप्शन अपना सी करेक्ट हो गया, 26 का सी। नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर। एक पेन के आवरण की लागत 30% बढ़ जाती है, कैप की लागत 20% बढ़ जाती है और पेन का विक्रय मूल्य 60% बढ़ जाता है। मूल रूप से पेन का आवरण और कैप कुल लागत का क्रमशः 40 रुपये और 60 रुपया होते हैं। अगर वास्तविक लाभ पेन के कैप की वास्तविक लाभ का 1/4 था तो नया अनुमानित लाभ ज्ञात करें। क्वेश्चन ने क्या बोला कि पहले यहां से देखते हैं, मूल रूप से पेन का आवरण और कैप कुल लागत का क्रमशः 40 रुपया और 60 रुपया होते हैं। तो पेन का आवरण, कवर की अगर हम लोग बात करें और कैप की बात करें, कवर और कैप की बात करें, तो कवर 40 रुपये का है और कैप कितने का है 60 रुपये का। अब आगे क्वेश्चन ने क्या बोला है, एक पेन के आवरण की लागत 30% से बढ़ गई और कैप की लागत 20% से बढ़ जाती है और पेन का विक्रय मूल्य 60% से बढ़ जाता है। तो अगर कवर 40 रुपये का था, कैप जो अपना था वह 60 रुपये का था, तो टोटल उसका सीपी कितने का आ रहा होगा 100 का। अब आगे क्या बोला, पेन के आवरण की लागत 30% से बढ़ जाती, कवर की प्लस 30% कर दी गई, तो कितना आ गया 4 3 12, मतलब 52 रुपये का हो गया।
अब कैब की लागत 20% से बढ़ जा रही है, प्लस 20% करना है, कितनी वैल्यू आ गई, 6×2 = 12, 72। अब आगे क्वेश्चन है कि और पेन का विक्रय मूल्य 60% से बढ़ जाता है। अब अपना इनका सीपी कितना आ गया, 2×2 = 4 और 7×5 = 12, 124 आ गया सीपी इनका। लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोला कि जो पुराना उसका विक्रय मूल्य था उससे 60% बढ़ गया है। अब अंतिम लाइन क्या बोली है, अगर वास्तविक लाभ पेन के कैप की वास्तविक लागत का 1/4, तो वास्तविक लागत पेन के कैप की कितनी थी, 60। इसका 1/4 उसको लाभ हो रहा था, तो प्रॉफिट उसको कितना हो रहा था, पहले प्रॉफिट उसको हो रहा था 1/4, इसको करेंगे 15। तो पहले एसपी उसको कितना था, 100 रुपए, तो उसका सीपी था 15 रुपए का प्रॉफिट, मतलब 115 रुपए का पहले एसपी था। अब क्या हो रहा है, 115 रुपए का पहले एसपी था, तो अब उस पे क्या हो रहा था, पेन का विक्रय मूल्य 60% से बढ़ जा रहा था, मतलब इसको 60% से हम लोग बढ़ाएं तो 8/5 कर देते हैं। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/5 होती है, तो 8/5 इसको कर देते हैं, कितनी वैल्यू आएगी, 2, 3। एसपी कितना हो रहा था फाइनल वाला, ये वाले अगर एसपी की बात करें, इस वाले एसपी की बात करें तो कितना हो रहा था, 8×3 = 24, 2 80, 8×2 = 16 और 2 18, 184 का। तो अपना सीपी 124 है, एसपी 184 है, तो हमें लाभ नहीं मालूम चल जाएगा परसेंटेज पे कितना है, 60 है लाभ, और कितने पे, 124 पे, इंटू 100। अगर 60×124 होता है, या तो हम लोग इसको पूरा कैंसिल ही कर लें, 4 से अगर हम लोग काटे, यहाँ पे 15 आ गया, और 4 से 3 और 1 आ गया। अब 31 से भाग दे देते हैं 1500 को, कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 4 और 12 आ जाएगा, यहाँ से कितना बचेगा, 6 और 4 में 2 गया 2, 260। तो कितने बार जाएगा, 8 बार लगभग चला जाएगा, तो 48 के राउंड आएगा उसका प्रॉफिट, 27 का बी। नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर, एक निश्चित राशि x/3 वर्षों के लिए x% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर उधार दी जाती है। इस राशि का साधारण ब्याज इस राशि के 1/3 के बराबर है। एसआई के बराबर, अगर हमने x मान ली, x मान लें या a मान लें, हमने मान लिया 1 रुपए थे, रुपए उसके पास थे, ये अपना था प्रिंसिपल। तो लास्ट में क्या बोला, इस राशि का साधारण ब्याज इस राशि के 1/3 के बराबर है, तो एसआई कितना हो जाएगा, a/3, इस राशि के 1/3 के बराबर है। अब हम लोग PRT/100 लगाते हैं, एसआई बराबर PRT/100 हम लोग लगाते हैं। तो एसआई अपना कितना है, a/3 है, प्रिंसिपल अपना कितना है, a है। अब आगे क्वेश्चन ने क्या बोला, एक निश्चित राशि x/3 वर्षों के लिए x% प्रति वर्ष है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट x है और x/3 वर्षों के लिए लगाना है, अपॉन 100 कर दिया। तो हमें x का मान निकालना है, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, तो x² बराबर कितना आ गया, 100। x बराबर कितना आ गया, 10, x की वैल्यू आ गई 10, 28 का बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर, एक कंपनी के मानव संसाधन विभाग के कर्मचारियों की औसत आयु 20 वर्ष और विपणन विभाग के कर्मचारियों की औसत आयु 30 वर्ष है। इन दो विभागों के कर्मचारियों की औसत आयु क्रमशः 4 और 3 के अनुपात। तो जब पहले ही औसत आयु दे दी दोनों की, तो उनके बाद में कर्मचारियों की औसत आयु क्रमशः 4/3 का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे उसको लिख देना चाहिए था, अगर इसको हम लोग क्वेश्चन की फ्रेमिंग कर लें, ये ऑप्शन अपने अभी अच्छा ऑप्शन बने रहने देते हैं। अगर पहले 20 वर्ष औसत आयु थी, फिर 30 वर्ष औसत आयु, तो एक्चुअल में तो उनका अनुपात 2 और 3 का आ गया ना, और ये उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक में पूछा गया है क्वेश्चन, तो ये अपना रॉन्ग क्वेश्चन है। तो अगर हम लोग इसको सही बनाएं और कुछ तरीका सीखें इस क्वेश्चन से भी, तो औसत आयु को जो 4/3 या 4:3 के रेशियो में, इसको हम लोग औसत आयु उसकी मान लें, टोटल दोनों विभागों की 26 हम उसको मान लें। अब क्या बोला है, कर्मचारियों की संख्या 100, मानव संसाधन विभाग के कर्मचारियों की संख्या 100 है, तो विपणन विभाग के कर्मचारियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो पहले कितना था, 20 मानव संसाधन विभाग के कर्मचारियों का औसत, फिर विपणन विभाग के कर्मचारियों का औसत 30, और रिजल्टेंट कितना है, 26। तो एलिगेशन हम लोग लगाते हैं, 26 में 20 घटाएंगे 6, 30 में 26 घटाएंगे आया 4, 4 और 3। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है, मानव संसाधन के विभाग के कर्मचारियों की संख्या 100 है, मतलब 4 की वैल्यू 100 दी है, कितने गुना है, 25 गुना। तो 6 की वैल्यू भी हम लोग 25 गुना कर दें, 150 आएगा, तो 150 अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा, 29 का सी। नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर,
एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है। 30 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है। 20 साल के एक लड़के ने क्लास छोड़ दी, लेकिन इस जगह पर दो नए लड़के आ गए जिनकी उम्र में 5 साल का अंतर था। यदि कक्षा में अब सभी लड़कों का औसत 15 वर्ष होता है तो युवा नवागंतुक की आयु क्या है? तो पहले एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष थी, तो टोटल कितनी थी? टोटल 30 गुणे 15, पहले इतनी थी 450 थी टोटल एज सभी लड़कों की, 30 के 30 की। अब उसमें क्या हुआ, 20 साल के एक लड़के ने क्लास छोड़ दी है, तो अब कितना हुआ है, -20 हो गया। अब कितने बचे हैं, 430 टोटल एज बची है। फिर आगे क्वेश्चन ने क्या बोला, लेकिन इस जगह पर दो नए लड़के आ गए जिनकी उम्र का अंतर 5 साल का था। तो अगर एक की x थी तो दूसरे की x+5 थी, तभी तो अंतर आएगा 5 यूनिट का। अब इसमें दो लोग आ गए x प्लस x+5। अब क्या हुआ है, यदि कक्षा में अब सभी लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है तो अब 30 लड़के नहीं बचे, क्योंकि 30 लड़के के बाद एक लड़का 20 साल का चला गया था, तो बच्चे थे 29। अब उसमें दो नए लड़के आ गए हैं, तो दो नए लड़के आए तो 29 में दो जब जोड़ेंगे तो 31 आ गए टोटल। 31 हो गए टोटल लड़के, और उनका औसत कितना था, 15। ये अपनी इक्वेशन बना ली टोटल वैल्यू की। टोटल इधर एज हो गई, टोटल एज इधर हो गई। अब सॉल्व करते हैं। 15 से आ गया 15 यहाँ पे, 15 से 45, एक 46, 465 बराबर 430 प्लस 2x+5। तो 2x+5 बराबर कितना आ गया, 35। तो x बराबर कितना आ गया, 15। डी अपना करेक्ट हो गया, 30 का डी। ओके, थैंक यू। सेट नंबर 24 अपना कंप्लीट हो गया। आज से हमारे यूपीएसआई के सेट नंबर 1 से 24 कंप्लीट हो चुके हैं। कुछ लड़के बोल रहे हैं कि हमें एलिगेशन, हम लोग बार बार एलिगेशन का यूज कर रहे हैं अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि एलिगेशंस का एक शॉर्ट वीडियो में हम लोग कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लें। तो हम लोग एक वीडियो बनाएंगे जिसमें एलिगेशन का कॉन्सेप्ट भी बताएंगे, बेसिक उसका बताएंगे कैसे एलिगेशन आया, कैसे वर्क करता है, और उससे एलिगेशन से रिलेटेड ही क्वेश्चंस बताएंगे कि कैसे कैसे किन किन चैप्टर में क्वेश्चन में एलिगेशन हम लोग यूज कर सकते हैं। चलिए, अगर आपको इस वीडियो के किसी भी क्वेश्चन पे कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या तो हमारा एक डिस्कशन ग्रुप है द परसिस्टेंट ऑफिशियल का डिस्कशन ग्रुप, उसमें जुड़कर आप लोग अपना इशू रेज कर सकते हैं। उस ग्रुप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दी हुई। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, सेट नंबर 25 पे।